हमारे ग्रंथ श्री रामचरितमानस और रामायण के अनुसार श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या एक बेहद और खूबसूरत शहर हुआ करता था त्रेता युग में। सिटी का लेआउट वेल प्लान था, जगह जगह पर विशाल भव्य भवन और गार्डन्स थे। सरजू नदी के चलते पानी की कोई खास कमी नहीं थी, जिसकी वजह से वहाँ का एग्रीकल्चर और वहाँ की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। नदी का किनारा होने के कारण ट्रेडर्स को आने में बड़ी आसानी होती थी। दूर दूर से वहाँ ट्रेडर्स अपनी दुकानें लगाया करते थे। बाजार हमेशा ग्राहकों से पूर्ण रूप से भरा रहता था। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के बाजार में जो भी कोई आता था अपने मनपसंद सामान को लेकर जाता था, और जो भी कोई व्यापारी आता था वो अपने सामान को बेचकर ही जाता था। यह शहर आर्ट क्राफ्ट और कल्चर एक्टिविटीज़ का एक परमानेंट सेंटर था। कई विद्वान साधु संत भी यहाँ बसते थे, जिस कारण एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी का यहाँ एक से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। अयोध्या उस समय सच में वर्ल्ड क्लास की नंबर 1 ग्रेटेस्ट सिटी माना जाता था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि आज हजारों साल बाद हजारों करोड़ रुपए लगाकर अयोध्या को उस तरह से फिर से नहीं बनाया जा सकता जिस तरह से अयोध्या पहले था। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रभु श्री राम के मंदिर की विशेषता क्या है। गवर्नमेंट इसमें अपना 0 रुपए क्यों लगा रही है, इसमें एक भी रुपए अपना गवर्नमेंट क्यों नहीं खर्च कर रही है, और आने वाले कुछ समय में अयोध्या वर्ल्ड का नंबर 1 स्मार्ट सिटी कैसे बनने जा रहा है। गवर्नमेंट इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट को बनाने जा रही है, कितने रुपए इन्वेस्ट करने जा रही है, जिसकी वजह से वर्ल्ड का नंबर 1 स्मार्ट सिटी कहलाएगा। और क्यों बिना मंदिर को कंप्लीट किए गवर्नमेंट प्राण प्रतिष्ठा करने जा रही है, इसके पीछे क्या राजनीतिक मुद्दे हैं, इन सब पे हम पूरे अच्छे से बात करेंगे। और प्रभु श्री राम के मंदिर बनने के बाद भारत की इकोनॉमी कैसे ग्रोथ करेगी, इस पे हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। चलते हैं अयोध्या धर्म नगरी की यात्रा। अब कहीं जाते हैं तो गर्व से बताते हैं मैं अयोध्या वासी हूँ। कितना बदल गया अयोध्या, पूरा चेंज हो गया, पूरा 100% चेंज हो गया। अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे। भव्य श्री राम मंदिर की विशेषता सुनकर कोई भी अचंभित रह जाएगा, क्योंकि यह शास्त्र सम्मत है और जो इसकी डिजाइन है वो नागरा स्टाइल में वैदिक काल की डिजाइन में बनाया जा रहा है। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट, चौड़ाई 250 फीट और लंबाई पूरे 380 फीट होने वाली है। मंदिर में टोटल 3 फ्लोर्स होंगे और हर फ्लोर की हाइट 20 फीट और 44 गेट होंगे और टोटल 392 पिलर्स होंगे, जिसमें वे देवी देवताएं भी मूर्तियां कार्य की जाएंगी। नागरा स्टाइल के अकॉर्डिंग मंदिर को एक जगती यानी एक प्लेटफॉर्म पे बनाया जा रहा है। एंट्री के लिए 16 फीट चौड़ी 32 सीढ़ियां हैं और जो लोग डिसेबल और एल्डर हैं उनके लिए रैंप और लिफ्ट का भी प्रावधान किया गया है। एंट्रेंस के अपोजिट साइड में गर्भगृह, जहां रामलला की मूर्ति स्थापित होगी। गर्भगृह और एंट्रेंस के बीच में 5 मंडप होंगे, जहां कुंड मंडप, नृत्य मंडप और रंग मंडप एक के साथ एक होंगे और कीर्तन मंडप और प्रार्थना मंडप दोनों साइड में होंगे। अगर आपको पता नहीं मंडप क्या होता है, तो मंडप एक बड़े हॉल्स होते हैं जहाँ पूजा प्रार्थना की जाती है, जहाँ पे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ परफॉर्मेंस की जाती है, जहाँ पे साधु संत बैठ के ध्यान लगाते हैं और वो भगवान में लीन रहते हैं। हर मंडप के ऊपर एक माउंटेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे शिखर कहा जाता है, और मंदिर का सबसे ऊंचा शिखर गर्भगृह के ऊपर ही बनेगा। राम मंदिर के चारों तरफ टोटल 2400 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी एक रेक्टेंगल बाउंड्री बनाई जाएगी, जिसको परकोटा कहा जाता है। परकोटा के चारों कॉर्नर्स में सूर्य देव, माँ भगवती, गणेशपति और भगवान शिव का मंदिर बनाया जाएगा। नॉर्थ साइड में माँ अन्नपूर्णा का मंदिर और सदर्न साइड में हनुमान जी का मंदिर भी बनाया जाएगा। राम मंदिर और उसकी बाकी एक एरिया मिला के पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स 70 एकर्स का है, लेकिन इस 70 एकर्स में केवल 30 पर एरिया में ही कंस्ट्रक्शंस है, बाकी के 70 पर एरिया में केवल पेड़ पौधे रहेंगे। जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि मंदिर के आसपास इन्वायरमेंट को शुद्ध रखना और पानी को। टेम्पल से जुड़े हुए प्रमुख किरदार जैसे महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, निषाद राज, माता शबरी और देवी अहिल्या के भी मंदिर बनाए जाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए भी यहाँ कई फैसिलिटी दी गई हैं, जैसे 25,000 लोगों के लिए लॉकर फैसिलिटी, हॉस्पिटैलिटी की व्यवस्था है। नेचुरली देश और विदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ दर्शन करने आएंगे, इसलिए राम मंदिर ट्रस्ट के लैंग्वेज एक्सपर्ट भी इस टीम की एक टीम बनाने का फैसला लिया है, जो इंडिया की अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले डिवोटीज़ को असिस्ट करेंगे। साथ ही साथ ये लैंग्वेज एक्सपर्ट फॉरेन लैंग्वेज बोलने वाले विजिटर्स को भी दर्शन करने में हेल्प करेंगे। मंदिर बनकर तैयार होने के बाद यह दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा टेम्पल होगा और यह पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण
तीर्थ स्थल माना जाएगा, जहाँ पे तीन लोकों के स्वामी प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। उस जगह पे लोग आएंगे और पूजा अर्चना करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। गवर्नमेंट के डेटा के अनुसार माना जाता है कि मंदिर खुलने के बाद महज एक साल में लगभग प्रतिदिन 3 से 5 लाख लोग पूरे भारत और पूरे विश्व से इस टेम्पल के दर्शन करने आएंगे, जिसकी वजह से यहाँ बहुत सारी सुविधाओं का देना आवश्यक है। इसलिए दुनिया भर के लोगों को अयोध्या में पहुँचने के लिए सरकार ने तरह तरह की फैसिलिटीज देना शुरू कर दिया है, जिसमें फ्लाइट, रेल एंड अन्य तरह की ट्रेवलिंग सुविधाएं हैं। सबसे पहले तो 2240 करोड़ लगा के अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन को बनाया गया। इस 3 मंजिल स्टेशन में बाथरूम, फूड प्लाजा, बोर्डिंग हाउस, एस्केलेटर्स और लिफ्ट जैसी सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा स्पेशल है स्टेशन का डिज़ाइन, जो खुद मंदिर से इंस्पायर्ड है। मंदिर के टॉप पे नागरा डिज़ाइन के 2 शिखर लगा है और सेंटर डोम का टॉप भगवान राम के मुकुट के से इंस्पायर्ड है। और 30 दिसंबर को इसी स्टेशन से 2 नई अमृत भारत ट्रेन और 6 नई वंदे भारत ट्रेन्स भी लॉन्च की गई थी। कुल मिलाकर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है। अगर अब एयरपोर्ट की बात चल ही रही है तो चलो हम एयरपोर्ट की बात ही कर लेते हैं। एयरपोर्ट बाहर से तो ट्रेडिशनल दिखता है, लेकिन अंदर से उतना ही मॉडर्न है। एयरपोर्ट के अंदर में फाउंटेन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पावर प्लांट और वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसी मॉडर्न फीचर्स हैं। इन्हीं फीचर्स के कारण इस एयरपोर्ट को GRIA 5 स्टार रेटिंग फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मिली है। एयरपोर्ट की खास बात यह है कि इसके इंजीनियर्स में लोकल आर्ट और पेंटिंग के थ्रू श्री राम की लाइफ को दिखाया गया है। बेसिकली यहाँ लैंड होते ही लोगों को एहसास हो जाएगा कि वह श्री राम की नगरी में पधार चुके हैं। एयरपोर्ट का एम है हर साल 10 लाख पैसेंजर्स को कैटर्स करना और वहां ऑपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। जगह जगह पर गलियां चौड़ी हो रही हैं, रोड बन रहे हैं और कंप्लीट रोड RCC मॉडल्स पे बन रहे हैं। अयोध्या की नेशनल लेवल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए अयोध्या जगदीशपुर NA 330 हाईवे और अयोध्या अकबरपुर बस घरी 4 लेन हाईवे बनाया जा रहा है। करीब 300 करोड़ रुपए लगा के अयोध्या के चारों तरफ रिंग रोड 70 किलोमीटर लंबी बनाई जा रही है। और अयोध्या के अंदर राम मंदिर तक कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए राम पथ, लक्ष्मण पथ, धर्म पथ, भक्ति पथ, श्रद्धा पथ और भ्रमण पथ बनाए जा रहे हैं। 400 करोड़ के बजट के साथ एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन भी बनाया जा रहा है। और यूपी के कई डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग अयोध्या में इलेक्ट्रॉनिक बसेस इंट्रोड्यूस की जाने वाली हैं। रेलवेज, एयरवेज और रोडवेज के बाद हम बात करते हैं वाटरवेज की। अब आप अयोध्या पानी के रास्ते भी पहुंच सकते। 22 जनवरी को PM मोदी यूपी की पहली और इंडिया की दूसरी वाटर मेट्रो लॉन्च करने वाले हैं। ओपनिंग के बाद 2 मेट्रो अयोध्या टू बनारसी वाटर के रास्ते ऑपरेट करेंगी, जिसमें अलग अलग तरह की फैसिलिटीज दी गई हैं। इन एयर कंडीशनल वाटर मेट्रो में एक बार में 50 लोग ट्रेवल कर पाएंगे। इन वाटर मेट्रो का ऑब्जेक्टिव यह है कि लोगों को बहुत ही यूनिक ट्रेवल एक्सपीरियंस काफ़ी कम प्राइस में लोगों को प्रोवाइड करना है। सभी तरह की सुविधाओं का सिर्फ इतना सा काम है कि लोग अयोध्या में बड़ी आसानी से आ सकें और दर्शन कर सकें। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि लोग इतने सारे लोग आ जाएंगे, सरकार इनके रहने खाने पीने के लिए कौन सी व्यवस्था की है, चलो उस पर अच्छे से प्रकाश डालते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या में जगह जगह टेंट सिटीज़ बनाई जा रही हैं। कुछ टेंट सिटीज का ऑब्जेक्टिव है एक साथ हजारों लोगों को अमेट करना काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस में, तो वहीं कुछ टेंटेड सिटीज लोगों को एक लग्जरी एक्सपीरियंस देने के लिए सेटअप की गई हैं। टेंट सिटीज के साथ साथ यूपी गवर्नमेंट का अयोध्या में करीब 25,000 होटल्स रूम ऐड करने का भी प्लान है। होटल्स कनेक्शन के लिए हजारों एकड़ की लैंड के ऑपरेशन किए जा चुके हैं और अफोर्डेबल से लेकर 5 स्टार होटल चेन तक अयोध्या के टूरिस्ट बूम को देखते हुए होटल्स बनाना चालू कर दिया है। जैसे केवल ओयो अयोध्या में 1000 से भी ज़्यादा होटल्स रूम ऐड करने जा रहा है। ताज ग्रुप ने भी 2 होटल्स के लिए एग्रीमेंट साइन कर लिया है। ये सारे प्रोजेक्ट तो केवल शुरुआत है। गवर्नमेंट का विजन बहुत बड़ा है कि अयोध्या को ग्लोबल स्पिरिचुअल कैप्चर सिटी बनाना, पूरे भारत के लोगों के सामने पूरी इंडिया का कल्चर और उसका ट्रेडिशनल मॉरल वैल्यू प्रेजेंट करे, जिससे अयोध्या में इंटर करते ही लोगों को यह एहसास हो जाए कि वो किसी स्पिरिचुअल सिटी में आ गए हैं, जहाँ पे वो कंप्लीट सिक्योर हैं, जहाँ पे वो कुछ भी कर सकते हैं और वो अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो अयोध्या तक जाने वाले सभी मेन हाईवेज पर ग्रेट एंट्री गेट्स बनाए जा रहे हैं। टोटल 6 गेट का प्लान
अप्रूव कर दिया गया है और इन गेट्स का डिज़ाइन भी मंदिर से इंस्पायर्ड है, जिसे देखते ही आपको एहसास हो जाएगा कि आप इंडिया के टेम्पल टाउन में एंट्री कर रहे हैं। इन गेट्स का नाम भी रामायण के कैरेक्टर्स के ऊपर श्री राम द्वार, लक्ष्मण द्वार, हनुमान द्वार, भरत द्वार, जटायु द्वार और गरुड़ रखा गया है। हर गेट के पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जैसे बड़े पार्किंग लॉट्स और रेस्टोरेंट अवेलेबल रहेंगे। इसके बाद अयोध्या में करीब 50 एकड़ के एरिया में एक म्यूजियम भी बनाया जाएगा। इस म्यूजियम का ऑब्जेक्टिव यह है कि विजिटर्स को इंडिया के सभी मेजर टेम्पल्स की हिस्ट्री समझाई जाएगी। आखिर एक टेम्पल किसी पर्टिकुलर जगह पे ही क्यों बनाया गया और उस टेम्पल की कंस्ट्रक्शंस की फिलॉसफी और मेथड क्या थी। वहाँ पूजा के तरीके में श्री राम की लाइफ को इंस्पायर करना, इसीलिए अयोध्या में इंडियन वर्जन ऑफ डिज्नीलैंड भी बनाया जा रहा है, जिसका नाम होगा रामलैंड। यह टेक्नोलॉजी का यूज़ करके श्री राम की कहानियाँ सुनाई जाएंगी। रामायण में जिन लोकेशन का जिक्र है उन्हें हूबहू बनाया जाएगा। आर्ट्स मॉडर्न राइड्स। इसके अलावा अयोध्या में प्रभु श्री राम का एक बहुत बड़ा स्टैच्यू बनाया जाएगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू भी माना जाएगा। इसके आगे गुजरात का यूनिटी ऑफ स्टैच्यू भी छोटा लगेगा, 790 फीट, लेकिन श्री राम का 890 फीट का स्टैच्यू पूरा होने के बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। लोग पूरी दुनिया से यहाँ आकर दिवाली भी सेलिब्रेट कर पाएंगे। जैसे पिछले साल 22 लाख से भी ज़्यादा दीप जलाए गए थे सभी घाटों को मिलाकर। भगवान श्री राम के वंशज को भगवान श्री राम को सूर्यवंशी माना जाता है, इसलिए वे सूर्य को डेंसिटी से मैनेज करते हैं। इसके अकॉर्डिंग अयोध्या सूर्यवंशी लोगों का कैपिटल हुआ। इसी के चलते यूपी की गवर्नमेंट का यह विजन है कि अयोध्या में जितने भी लाइट्स, जितने भी बिजली का कंजप्शन है वो सूर्य की रोशनी से लिया जाए, क्योंकि भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे और इसीलिए पूरे अयोध्या में जितनी भी लाइट्स की ज़रूरत है उसको सोलर पावर से मैनेज किया जाएगा और यह यूपी की संपूर्ण सोलर सिटी के नाम से भी जानी जाएगी। और अब हम बात करने जा रहे हैं कि गवर्नमेंट अपना पैसा मंदिर को बनाने में क्यों नहीं लगा रही है। देखो, जब मंदिर का शिलान्यास हुआ था तो उसी वक्त हर जगह से ट्रस्ट में आने वाले पैसे की कीमत कुल 3000 से 3600 करोड़ रुपए हो गई थी और मंदिर का बजट सिर्फ 900 करोड़ रखा गया था, जो मंदिर की लागत से कई गुना सिर्फ ट्रस्ट के द्वारा आ गया था। उन सारे पैसों को कई अलग अलग बैंकों में रख दिया गया। उसके बाद उन बैंकों से जनरेट होने वाले इंटरेस्ट से ही मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसमें ना किसी गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है ना किसी जनता का। और जब मंदिर का निर्माण पूर्ण हो जाएगा उसके बाद में सारे पैसे जो बचे हुए हैं उसको शहर के डेवलपमेंट में लगा दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि मंदिर को बिना कंप्लीट किए गवर्नमेंट इतनी जल्दी प्राण प्रतिष्ठा करने क्यों जा रही है, इसके पीछे क्या पॉलिटिकल मुद्दा है। देखो, मार्च या अप्रैल के बाद गवर्नमेंट का चुनाव होने वाला है और गवर्नमेंट चाहती है कि उससे पहले वो प्राण प्रतिष्ठा करके ये साबित कर दे कि मंदिर उसी के सरकार में बनाया गया है, जिससे आने वाले टाइम में चुनाव में एक और मुद्दा मिल जाए कि उसके रूलिंग पार्टी में उसके रहते हुए राम मंदिर का निर्माण हो गया था और वो आने वाले कुछ समय में प्रभु श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा को भी ऐसे ही डेवलप करेगी, जिससे जनता का विश्वास बढ़ जाएगा और जनता उसको फिर से वोट देगी और फिर से सरकार बन जाएगी। अब हम बात करते हैं, अगर राम मंदिर बन जाता है तो उससे पूरे इंडिया की इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ेगी। जब राम मंदिर बनेगा तो पूरे दुनिया के लोग इंडिया में आएंगे, विदेश से लोग आएंगे, यहाँ पे होटल्स लेंगे, यहाँ पे बस लेंगे, ट्रेन लेंगे, फ्लाइट लेंगे, तरह तरह पे डायरेक्टली लोग हो सकता है ना आए, कोई लोग हो सकता है मुंबई में आए, कोई लोग दिल्ली में आए, तो वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उसे यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आएगा। क्योंकि बाहर से जब पैसा आता है किसी देश में तभी किसी देश का भला होता है, तभी कोई देश आगे बढ़ता है। तो बाहर से जितने भी फॉरेन करेंसी रिजर्व होंगी देश का ग्रोथ उतनी ज़्यादा होगा और उतनी ही तेज़ इकोनॉमी में बूम आएगा। पूरी दुनिया में लगभग 150 करोड़ हिंदू रहते हैं। अगर हर साल सिर्फ 20 करोड़ लोग बाहर से आते हैं और अगर आप एवरेज लगा के देखें तो कितना पैसा बाहर से आएगा। और मंदिर के बनने से आपको अगर ये लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है तो इससे बहुत बड़ी भूल हम सब की है। क्योंकि अगर हम बात करें पटना में हनुमान मंदिर की, हनुमान मंदिर में इतने से जितने चढ़ावा चढ़ते हैं उसका सारा पैसा उसके बगल में बनाए गए कैंसर हॉस्पिटल में जाता है और तरह तरह की अलग ट्रस्ट में जाता है, जिससे अपाहिज लोगों की, वृद्ध लोगों की बहुत ज़्यादा मदद होती है। ऐसे कुछ करने का जो मंदिर में चढ़ावा चढ़ेगा उसके पैसे से गवर्नमेंट एक अलग तरह की स्कीम के थ्रू कुछ
कुछ नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल्स वगैरह खोलेगी, पर ये कब करती है ये बाद में डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में हमने बहुत कुछ रिकवर किया, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो और आप और कुछ जानना चाहते हैं कि मंदिर में क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, तो मैं ज़रूर जाके एक ब्लॉग बनाऊंगा जिसमें मैं पूरे डिटेल्स में आपको लाइव दिखाऊंगा क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है अयोध्या मेरे घर से, तो बड़ी आसानी से मैं पहुंच जाऊंगा और कर लूँगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आपने ये नहीं देखा है कि इस जो मंदिर बना है उसके पीछे की कहानी क्या है, 500 साल में क्या हुआ था, तो आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियो चेक कर सकते हैं जहाँ पर मैंने पूरे डिटेल्स में बताया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।